डियर स्टूडेंट्स, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत अहम आर्टिकल इंडक्टिव इफेक्ट यानी आई इफेक्ट को डिस्कस करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट बुनियादी तौर पे मॉलिक्यूल में मौजूद मुख्तलिफ एटमों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से अराइज करता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं इथाइल क्लोराइड की बात करता हूं तो यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन के दरमियान सिग्मा बॉन्ड मौजूद है। कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है जबकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। यही वजह है कि क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को निस्बतन ज्यादा विड्रॉ करेगा, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। बॉन्ड जो होगा वो पोलराइज्ड होगा ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मगर ये कार्बन जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज इस क्लोरीन की वजह से आया है, ये साथ वाली कार्बन से भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगी और उसके ऊपर भी निस्बतन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। मगर डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ये फैक्टर निस्बतन डिक्रीज करेगा और इस साथ वाली कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, मगर जैसे जैसे फासला बढ़ता जाएगा वैसे वैसे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बतदरीज कम होता जाएगा। यानी एक पोलराइज्ड बॉन्ड जो है उसने साथ वाले बॉन्ड को भी पोलराइज्ड कर दिया। यानी हम यूं कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है, द पोलराइजेशन ऑफ वन बॉन्ड caused by the polarization of an adjacent bond is called inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट को मजीद दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ वो ग्रुप हैं जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखते हैं और कुछ वो ग्रुप होंगे जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते होंगे। इथाइल क्लोराइड के अंदर जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट रखता है, इसको जो है वो आई नेगेटिव इफेक्ट कहते हैं। इसी तरीके से इथाइल ट्राई अल्काइल अमोनियम कैटाइन के अंदर नाइट्रोजन के ऊपर मुकम्मल पॉजिटिव चार्ज है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अगली कार्बन के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, मगर ये निस्बतन कम होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 1-क्लोरोब्यूटेन की, तो क्लोरीन हर कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। पहली कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा, अगली कार्बन के ऊपर निस्बतन कम और उससे अगली कार्बन के ऊपर निस्बतन और कम हो जाएगा। और इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो चौथी कार्बन के ऊपर इसका इफेक्ट जो है मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाएगा। यानी इंडक्टिव इफेक्ट में 3 कार्बन तक इसका असर रहता है। जबकि अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई इफेक्ट के हवाले से बात करें, फर्ज किया हम बात करते हैं एथ ऑक्साइड की, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, इस वजह से ये इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कोशिश करेगा और अब कार्बन के ऊपर निस्बतन पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और ये नेगेटिव चार्ज आगे मुंतकिल करने की कोशिश करेगी और यहां भी निस्बतन क्या नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। यानी डिस्टेंस बढ़ने से यहां भी वही मामला होगा कि नेगेटिव चार्ज बतदरीज क्या करता जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, पोलर बॉन्ड बिटवीन टू अनलाइक एटम्स induces charge separation in an adjacent bond and even further along a chain the permanent dipole induced by another is called inductive effect। इंडक्टिव इफेक्ट हमेशा सिग्मा बॉन्ड्स के अलोंग ऑपरेट होता है। इंडक्टिव इफेक्ट को दो हिस्सों में तकसीम करते थे, नेगेटिव आई यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, और उसकी एग्जांपल ये चंद ग्रुप जो है वो शो किए गए हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट जिसको प्लस आई ग्रुप्स के साथ मेंशन करते हैं और उसकी एग्जांपल जो है इन ग्रुप्स के साथ शो की गई है। इंडक्टिव इफेक्ट का हम इफेक्ट डिस्कस करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स के ऊपर। हमें इस बात का अंदाजा है कि एसिड वो चीज है जो एच आयन डोनेट कर दे या एच आयन डोनेट करने की सलाहियत रखता हो, मगर वो एसिड जो एच आयन आसानी से डोनेट करेगा उसको स्ट्रॉन्ग एसिड, और वो एसिड जो एच आयन निस्बतन मुश्किल से डोनेट करेगा उसको वीक एसिड कहते हैं। हमने इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट डिस्कस करना है एसिड स्ट्रेंथ के ऊपर। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं कि क्लोरोएस्टिक एसिड जो है वो 100 टाइम्स मोर एस्टिक है देन एस्टिक एसिड। जब एस्टिक एसिड वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो अपना कॉन्जुगेट बेस एसीटेट आयन बनाता है और साथ हार्डोनियम आयन बनाता है। ऐसे ही क्लोरोएस्टिक एसिड
जब उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो कॉन्जुगेट बेस क्लोरो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। हमें इस बात का अंदाजा है कि कॉन्जुगेट बेस के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना उसके बनने के चांसेस कम होंगे, और जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज कम होता जाएगा, चाहे वो किसी भी फैक्टर के थ्रू हो, तो स्टेबिलिटी की वजह से उसके बनने के चांसेस ज्यादा होंगे और वो एच आयन के बगैर गुजारा कर सकता है। क्लोरीन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा और नतीजा ये निकलेगा कि इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज निस्बतन कम होगा एसीटेट आयन के मुकाबले में, यानी क्लोरो एसीटेट आयन निस्बतन ज्यादा बनेंगे। इट मींस कि जो क्लोरो एस्टिक एसिड है वो एस्टिक एसिड के निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इससे हमें इस बात का अंदाजा होता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक कॉन्जुगेट बेस एंड वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस। अगर हम फ्लोरोएस्टिक एसिड और क्लोरोएस्टिक एसिड का मवाजना करते हैं तो दोनों में एस्टिक एसिड के अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच हुए हैं, मगर क्लोरीन के निस्बत फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा और इसकी वजह से बनने वाले फ्लोरोएसीटेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज निस्बतन कम हो जाएगा और नतीजा ये होगा कि ये कॉन्जुगेट बेस निस्बतन ज्यादा बनेगा। वह एच आयन के बगैर ये निस्बतन आसानी से गुजारा कर सकता है और ये बतौर स्ट्रॉन्ग एसिड काम करेगा एज कंपेयर टू क्लोरोएस्टिक एसिड। इसी तरह से अगर हम नाइट्रोएस्टिक एसिड और एस्टिक एसिड का मवाजना करते हैं तो नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। इससे भी एच आयन के रिमूव होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और नतीजा ये निकलेगा कि 1000 टाइम्स स्ट्रॉन्गर एसिड होगा एज कंपेयर टू एस्टिक एसिड। ऐसे ही अगर हम एस्टिक एसिड में क्लोरीन के एटम ऐड करते जाएं, यानी क्लोरोएस्टिक एसिड, डाइक्लोरोएस्टिक एसिड और ट्राइक्लोरोएस्टिक एसिड की बात करेंगे, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले क्लोरीन के एटमों की तादाद बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे रिमूवल ऑफ एच आयन ज्यादा होता जाएगा और बनने वाला कॉन्जुगेट बेस होगा वो वीक होगा। कॉन्जुगेट बेस जितना वीक होगा उतना आसानी से एच आयन रिमूव होगा और वो निस्बतन स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। यही वजह है कि अगर हम ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड और एस्टिक एसिड का मवाजना करें तो ट्राइक्लोरो एस्टिक एसिड जो है वो एस्टिक एसिड की निस्बत 10,000 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर एसिड है। इसी तरह से हमें इस बात का अंदाजा है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर असरात कम होते जाएंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो क्लोरोएस्टिक एसिड में क्लोरीन ज्यादा करीब है एज कंपेयर टू 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। यही वजह है कि जो बनने वाला कॉन्जुगेट बेस है उसके ऊपर क्लोरीन का इफेक्ट इस केस में कम होगा, मगर क्लोरोएस्टिक एसिड के केस में वो क्लोरीन का इफेक्ट ज्यादा होगा। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज होगा वो निस्बतन कम होगा, एच आयन आसानी से रिमूव हो सकता है और क्लोरोएस्टिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू 3-क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड। अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट यानी प्लस आई ग्रुप्स के हवाले से बात करते हैं तो जैसे जैसे अल्काइल ग्रुप ऐड करते जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को मजीद बढ़ा देंगे और नतीजा ये निकलेगा कि अनस्टेबल जो है वो कॉन्जुगेट बेस बनेगा और एच आयन रिमूवल के चांसेस कम हो जाएंगे, एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ चला जाएगा। अगर हम फार्मिक एसिड में मिथाइल ग्रुप ऐड करते हैं तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखता है, इससे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, वो निस्बतन अनस्टेबल होगा। नतीजा ये निकलेगा कि वो एच आयन के बगैर गुजारा उसका मुश्किल हो जाएगा और जो बनने वाला एसिड होगा वो खुद ब खुद वीक हो जाएगा, यानी फार्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन एस्टिक एसिड। ऐसे ही अगर हम कार्बन की तादाद बढ़ाते जाएंगे तो उससे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट में इजाफा होगा, एसिड बतदरीज वीक होता जाएगा, मगर ज्यादा कार्बन से इन्फ्लुएंस निस्बतन कम हो जाएगा और दूसरा ये चीज मुकम्मल तौर पे रेगुलर अपना बिहेवियर जो है वो शो नहीं करेगी।
मुख्तसर हमें इस बात का अंदाजा हुआ कि वो तमाम ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं वो एसिड की एसिडिटी में इजाफा कर देंगे, और वो तमाम ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखते हैं वो एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज कर देंगे। इसी तरह से अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स की में बात करें तो दोनों में जो कार्बोक्सिल ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेगा, वो एक दूसरे की एसिडिक कैरेक्टर को मजीद बढ़ा देंगे। यानी अगर हम ऑक्सोलिक एसिड, मेलोनिक एसिड और सक्सीनिक एसिड के हवाले से बात करें तो यहाँ दोनों कार्बोक्सिलिक ग्रुप करीब करीब हैं, इनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट ज्यादा होगा और निस्बतन ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा एज कंपेयर टू मेलोनिक एसिड। मगर मेलोनिक एसिड में दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान एक कार्बन मौजूद है, इसका एसिडिक स्ट्रेंथ निस्बतन कम होगी, जबकि सक्सीनिक एसिड के अंदर दो कार्बन मौजूद हैं, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ मेलोनिक एसिड से भी मजीद कम होगी। यानी जैसे जैसे दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता जाएगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बतदरीज कम होती जाएगी। ऐसे ही अगर हम एरोमेटिक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मिसाल के तौर पे थैलिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप करीब करीब कार्बन पे मौजूद हैं, जबकि आइसोथैलिक एसिड में इनके दरमियान मजीद एक कार्बन यहाँ पे बढ़ती है और टेरेथैलिक एसिड में इनके दरमियान मजीद दो कार्बन बढ़ते हैं। क्योंकि डिस्टेंस बतदरीज बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो होगी वो भी बतदरीज जो होगी, डिस्टेंस बढ़ने से एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। यानी थैलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, आइसोथैलिक एसिड उससे वीक और टेरेथैलिक एसिड उससे मजीद वीक एसिड के तौर पे काम करेगा। इंडक्टिव इफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ बेसिस के ऊपर भी असरअंदाज होता है। बेस से मुराद वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दे, लिहाजा जो बेसिसिटी ऑफ बेस है वो दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो ये कि वो कितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को डोनेट करता है या वो कितनी मुश्किल से डोनेट करता है, और दूसरा उसके नतीजे में जो कॉन्जुगेट एसिड बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या है। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस और जितना मुश्किल से करेगा वो वीक बेस। इसी तरीके से जो बनने वाला कॉन्जुगेट एसिड है उसकी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी तो बेस जो होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की अगर स्टेबिलिटी कम होगी तो बेस खुद ब खुद वीक हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स के हवाले से बात करें, मिसाल के तौर पे अमोनिया के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद है जो ये डोनेट कर सकता है, लिहाजा अमोनिया जो है वो बेस के तौर पे काम करेगा। अगर हम अमोनिया का एक हाइड्रोजन रिमूव करके उसके साथ मिथाइल ग्रुप लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये आसानी से डोनेट कर देगा, लिहाजा मिथाइल अमाइन जो है ये निस्बतन स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे काम करेगा। ऐसे ही अगर हम इसमें अमोनिया का दूसरा हाइड्रोजन भी रिमूव करें और दूसरा मिथाइल ग्रुप लगा दें तो दो मिथाइल ग्रुप होने की वजह से ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखेंगे, नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर की कंसंट्रेशन है मजीद इजाफा होगा और ये मजीद आसानी से डोनेट कर पाएगा, लिहाजा ये उससे निस्बत स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम ट्राई मिथाइल अमाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 मिथाइल ग्रुप हैं, ये मजीद इजाफा करेंगे और ट्राई मिथाइल अमाइन को सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर शो करना चाहिए। मगर अगर हम यही बिहेवियर गैस फेज में या एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डिस्कस करें तो फिर तो हमें इसी पैटर्न पे बेसिक कैरेक्टर मिलता है। मगर अगर हम एक्वस मीडियम के अंदर यानी पानी के अंदर इस बिहेवियर को नोट करते हैं तो यहां मामला बड़ा अजीब सा है। यहां सबसे ज्यादा बेसिक कैरेक्टर जो होगा डाई मिथाइल अमाइन, उससे कम मिथाइल अमाइन और उससे भी कम ट्राई मिथाइल अमाइन जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए था, इसका बेसिक कैरेक्टर जो है ये मिथाइल अमाइन से भी कम है। हाँ, अमोनिया से ये निस्बतन ज्यादा है। इसको हम यूं एक्सप्लेन कर सकते हैं, ये जब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर प्रोटॉन को देंगे इनसे जो कार्बोकैटाइन बनेगा हम उसकी स्टेबिलिटी के लिहाज से इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो मिथाइल अमाइन है
उसके पास क्योंकि 3 हाइड्रोजन होंगे, लिहाजा वो 3 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ज्यादा स्टेबल होगा। जबकि डाई मिथाइल अमाइन से बनने वाला जो कंजुगेट एसिड होगा वो 2 हाइड्रोजन रखता है, वो 2 वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जबकि जो ट्राई मिथाइल अमाइन से बनेगा वो वाटर के साथ सिर्फ 1 हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यही वजह है कि स्टेबिलिटी के लिहाज से देखें तो जो ट्राई मिथाइल अमाइन है उसकी स्टेबिलिटी कम, डाई मिथाइल अमाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा, और इसी तरीके से मिथाइल अमाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। यहाँ पे बेसिक करैक्टर को जो है वो बनने वाले कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी के लिहाज से डिस्कस कर सकते हैं, और इसकी स्टेबिलिटी जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। अगर हम बेस स्ट्रेंथ के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स के हवाले से बात करें तो ये लोन पेयर को अपनी तरफ मजीद विड्रॉ कर लेंगे और उसके डोनेट करने की सलाहियत कम हो जाएगी। नतीजा ये निकलेगा कि बेस का बेसिक करैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर हम ट्रिस ट्राईफ्लोरोमिथाइल अमीन की बात करते हैं तो यहाँ पे इसके साथ जो है 9 फ्लोरीन के एटम मौजूद हैं जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हैं, लिहाजा वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी खींच लेंगे कि ये लोन पेयर डोनेटेबल रहेंगे ही नहीं। यानी बावजूद इसके कि जाहिरी तौर पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर मौजूद है, मगर क्योंकि डोनेटेबल नहीं है लिहाजा ये ट्रिस ट्राईफ्लोरोमिथाइल अमीन जो है बेसिक करैक्टर शो नहीं करेगा। मुख्तसर बेसिस में हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स बेसिक करैक्टर को बढ़ा देंगे और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स जो हैं बेसिक करैक्टर को कम कर देंगे। इसी तरह से इंडक्टिव इफेक्ट के साथ एक दूसरा इफेक्ट भी है जिसको फील्ड इफेक्ट कहते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट में और फील्ड इफेक्ट में बुनियादी फर्क ये है कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स के अलोंग प्रोसीड करता है, जबकि फील्ड इफेक्ट जो है ये स्पेस या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के अलोंग और ये ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे अगर हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मेलोनिक एसिड की बात करते हैं तो इसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं, दोनों एक दूसरे की आयनाइजेशन को सपोर्ट करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट। जब इसमें से पहला H आयन रिमूव हो जाएगा यानी इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन होगी जो बड़ी आसानी से हो जाएगी और इसकी pKa की वैल्यू 2.83 है, मगर जो इससे कॉन्जुगेट बेस बना इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये इंडक्टिव इफेक्ट के जरिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखेगा और नतीजा ये निकलेगा कि ये इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा और यहां से H आयन का रिमूव करना पहले की निस्बत मजीद मुश्किल हो जाएगा और नतीजा ये निकलेगा कि इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन की वैल्यू है वो बहुत ही कम है और यहाँ पे इसकी pKa की वैल्यू 5.69 है, यानी ये 1000 टाइम्स लेस एसिडिक है एज कंपेयर टू फर्स्ट आयनाइजेशन। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट जो है इतनी बड़ी तब्दीली नहीं ला सकता। इसमें दूसरा फैक्टर जो इन्वॉल्व है वो है फील्ड इफेक्ट, जिसके नतीजे में जो बनने वाला यहाँ पे एनाइन है इसमें नेगेटिव को रिपेल करेगा और इस रिपेल्शन की वजह से इसके बनने के चांसेस कम हो जाएंगे। यानी यहाँ पे फील्ड इफेक्ट और इंडक्टिव इफेक्ट दोनों साइड बाय साइड मिलके इसकी सेकंड आयनाइजेशन को कम कर देंगे, लिहाजा एसिडिक करैक्टर इसका जो है वो डिक्रीज कर देंगे। हमने इस पूरे आर्टिकल में इंडक्टिव इफेक्ट को डिस्कस किया और इंडक्टिव इफेक्ट का मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज के ऊपर क्या क्या इफेक्ट हो सकता था उसको हमने डिस्कस करने की कोशिश की।